welcome back and you all are watching बैंक निफ्टी बाई TGG। सो आज का जो हम लोग का पार्ट था, मैंने कल भी आप लोगों को कहा था, ये हमारा पिछले शनिवार में जो हम लोग लास्ट सैटरडे को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किए थे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रिगार्डिंग निफ्टी 18,000 एंड बैंक निफ्टी 45,000, हम लोग को क्या क्या लेना चाहिए क्या क्या नहीं। वो पार्ट 1 था। ये पार्ट 2 ये अब तक कंटिन्यू होगा, ये नेक्स्ट आने वाला 5-6 सैटरडे तक, क्योंकि वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। और जैसे मैंने लास्ट वीक को आपको दिया था, लास्ट सैटरडे को आप देख सकते हो, सिप्ला, नवीन फ्लोरिन, आईसीसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारत फॉर्ज, बीएचईएल, ये सारे परफॉर्म किए सारे। इस हफ्ते भी आप लोग के लिए मैं ऐसे ही कुछ स्टॉक्स लेके आऊँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे इंक्वायरीज आते हैं, सर कैश स्टॉक्स में कुछ दीजिए, कुछ ऐसा कीजिए जो हम लोग को और ज़्यादा मुनाफा मिले। मैं पहले एक बात बताना चाहता हूँ, आप लोग शायद परसेंटेज कैलकुलेट नहीं करते हो। जो एक स्टॉक में मैंने 100 में लिया, 120 में बेचा, तो कितनी परसेंटेज आपको रिटर्न मिल रही है। अगर एक महीने में आपको 20% की रिटर्न मिल रही है तो क्या ख़राब है, मैं यही पूछना चाहता हूँ। एनीवेज, ये मेरी पहली सवाल थी आप लोगों से। और दूसरा जो सवाल था मेरा, ठीक है, वो सवाल ऐसा था, आप लोग क्या चाहते हो। बहुत सारे ऐसे मेरे पे क्वेरीज आ रहे हैं, सर अच्छा मुनाफा बनाने के लिए कितना कैपिटल लेके मैं मार्केट में स्टार्टअप करूं। ये मैं कहना चाहता हूँ इस क्वेश्चंस पे, क्योंकि ये पूरी डिसाइड करती है आप पे, आप कितनी की मुनाफा चाहते हो। हाउ मच प्रॉफिट यू वांट टू मेक इन अ मंथ, इन अ वीक और इन अ ईयर। ये डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर। एक गोल सेट करना है, ठीक है, मेरे इस वीक का टारगेट होगा नियर अबाउट 1 लाख, तो उसके लिए भारी भरकम कैपिटल की ज़रूरत पड़ता है। मेरे इस वीक के लिए टारगेट होगा 5,000, ठीक है, लाख 2 लाख कैपिटल सही है। 2 लाख पे महीने का 20,000 कमा रहे हो, 10%, दैट इज़ नॉट बैड, नॉट बैड। थोड़ी सी रिक्स है। आप अगर एफडी करते हो तो 2 साल का एफडी रिटर्न मिलता है महीने में। रिक्स लेना पड़ता है, हर किसी में रिक्स है, रिक्स लेना पड़ता है, और यही रिक्स आपको रिटर्न दिलवाती है। तो लेट्स स्टार्ट गाइस। आज की थीम क्या होंगे, जैसे ही मेरा आपको भी पता है, मेरा पुराना और नया एक ही थीम है, निफ्टी 18,000, बैंक निफ्टी 45,000। यही पुराना थीम था, आज भी यही थीम है। सो इन दैट मैटर्स आई वांट टू लाइक टू शेयर सम फ्यू थीम्स एज वेल एज फ्यू स्टॉक्स which I'm going to recommend you, or this is only personal view. I'm not recommending to buy or sell. As you know, our disclaimer is, हम लोग कोई भी रिकमेंडेशन बाई या सेल के लिए नहीं करते। दिस इज ओनली फॉर स्टडी, फन एंड नॉलेज पर्पज, एज वेल एज हम किसी के मुनाफे या लॉस पे कोई जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं, ठीक है। किसी को अगर हमारे पेड सर्विस में ज्वाइन करना है, नंबर दिया हुआ है। किसी को हमारे टेलीग्राम सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वहाँ पे ज्वाइन करना है तो वहाँ पे भी कर सकते हो। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक तो है। और अगर ये वीडियोस आपको कंटिन्यूसली लाइक्स अच्छे लग रहे तो लाइक्स ज़रूर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तभी बनेगा पैसा। जितना से जितना शेयर करोगे उतना पैसा आएगा। और ये वीडियो अंत तक देखिए, और बेल आइकन को प्रेस करने मत भूलिए, क्योंकि अब ये बेल आइकन आप अगर प्रेस करते हो तो इसमें पहला, अगर मैं दूसरा कोई वीडियो डालता हूँ, आपके पास पहला नोटिफिकेशन बने। क्या पता कल मॉर्निंग में कुछ डालूँ या लाइव मार्केट में मॉर्निंग में कुछ डालूँ, तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलते ही आप वो खरीद सकते हो और पैसा बना सकेगा गाइस। सो आ जाता हूँ मैं अपना दूसरा और इम्पोर्टेंट पार्ट में, निफ्टी 18,000, बैंक निफ्टी 45,000 बाय नवंबर। सो स्टार्ट विद द थीम ऑफ आईटी। इस बार लास्ट टाइम हम लोग आईटी में भी एक स्टॉक बताया था मैंने, कोफॉर्ज और टीसीएस, दोनों ही अच्छे परफॉर्म किए। इस बार भी आईटी में 2 स्टॉक्स होंगे हमारे, वो होंगे आपके कोफॉर्ज एज वेल एज जिनसर टेक्नोलॉजीज़। जिनसर टेक्नोलॉजीज़ की बात करूँ तो 350 रुपीज़ उसकी दाम है, अभी जो लेटेस्ट करंट प्राइस है। मेरी एक्सपेक्टेशंस है अराउंड 450 एंड 500 इन अपकमिंग 6 मंथ्स एंड 1 ईयर। आप कैलकुलेट कर लो आपकी कितना परसेंटेज बनता है, उस हिसाब से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, अपने रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हो। लेकिन आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार नहीं 1000 टाइम डिस्कस कर लो। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछो, थीम बनाओ और आस्क करो, क्वेश्चंस करो, जी इस मार्केट में क्या हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। वाई वी आर रेफरिंग ऑल दिस काइंड ऑफ बाइंग अपॉर्चुनिटीज राइट नाउ, बिकॉज मानसून पिछले 3 साल जैसे इस साल भी नॉर्मल रहेगा, ठीक है। एडवांस टैक्सेस मैंने पहले भी कहा है, बहुत ही अच्छा गया।
जीएसटी कलेक्शंस भी इस बार मुझे लगता है और अच्छे आएँगे और साथ ही साथ हम लोग का जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं, वो काफ़ी बेटर होंगे ईयर ऑन ईयर बेसिस बिकॉज़ पिछले साल आप जानते होंगे जो हमारी लॉकडाउन्स थे मार्च 23 से एकदम जून तक, वो भयंकर लॉकडाउन थे। उससे काफ़ी अच्छा लॉकडाउन इस ईयर गया, उतना ख़ास लॉकडाउन नहीं था। तो मुझे एक्सपेक्टेशंस है, रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आने आने वाले हैं और स्पेसिफिकली मेरे जो नज़र रहते हैं हमेशा, you know as my channel also named by that way only, बैंक निफ्टी बाय टीजीजी। सो बैंक निफ्टी और बैंकिंग स्टॉक्स पे मेरा काफ़ी नज़र रहेगा। सो एज वी स्टार्टेड from the ITs, we will take a note on Coforge, we will take a note on Genser Technologies। ये दो स्टॉक्स में हमारी फोकस रहेंगे। पिछले वीक की जो मेरे सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देने वाली स्टॉक्स थी वो थी कोफोर्ज एंड नवीन फ्लोरिन। नवीन फ्लोरिन मैंने आप लोगों को 3390 पे ऑलरेडी लेने के लिए बोला था, जो ले सकते हो ले लो, और मैं 3900 का टारगेट दिया था जो लगभग अचीव हो चुके हैं। 3890 का हाई बना है, सिर्फ 10 पॉइंट कम थे और 600 पॉइंट का लंबा रैली था। सो उसमें अच्छा खासा फ्यूचर में पैसा बने हैं एक हफ्ते में। और कोफोर्ज में भी मैंने कहा था 4000 पे ले लो और इसका टारगेट 43 रहेगा, जो वो भी अचीव हुए। तो उसमें भी अभी क्या है 42 में खड़े हैं हम लोग कोफोर्ज में। मेरा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 4300 एंड 4400। 45 के लिए मैं थोड़ा वेट करूंगा, लेकिन 44 तक मुझे लगता है इस हफ्ते महीने चले जाएगा। ठीक है, तो कोफोर्ज विल बी आवर फर्स्ट सिलेक्शंस। सेकंड, जेंसर टेक्नोलॉजीज मैंने बताया 7000 करोड़ की कंपनी है, सॉलिड कैपेसिटी रखता है, इनकी स्ट्रॉन्ग डेटा बैलेंस शीट बताती है और इनकी जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है इनको बहुत ही फ़ायदा मिल सकता है क्योंकि प्रोजेक्ट्स में बहुत ही अच्छा इनकी डेवलपमेंट्स आ रही है। सो जेंसर टेक्नोलॉजी विल बी आवर नेक्स्ट पिक इन द आईटी सेगमेंट। अब बताऊँ मैं रियल एस्टेट सेगमेंट्स पे जो अभी तक चला है लेकिन उतना मतलब फैंटास्टिक नहीं। ठीक है, मैं 3-4 नाम ऐसा पेश करना चाहता हूँ जो अगले 3 साल में बहुत ही बूमिंग स्टॉक्स रह सकते हैं मेरे हिसाब से। नंबर 1 गोदरेज प्रॉपर्टीज़। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ को लीजिए, बहुत ही अच्छा स्टॉक है। नवंबर तक काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। अभी शायद 1500 का भाव है, नवंबर तक मेरा टारगेट रहेगा 2000 के तक और अगले 3 साल तक मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसकी जहाँ तक मेरी मैं इसको देख रहा हूँ अराउंड 3000 के आसपास। पिछले साल इस साल को अगर याद है मैं 11 फरवरी, इस साल 11 फरवरी को मैंने एक स्टॉक दिया था HEG। HEG आपको सबको पता है जो लोग मेरे साथ ट्रेड किए हो, एट द राउंड ऑफ 1100 और मैंने टारगेट दिया था उसका 2300 या 2300 इन अ मंथ इन अ ईयर। एक साल में डबल होने की मैंने पूरी गुंजाइश रखी थी जो लगभग 2-3 महीने ही पहले हिट कर चुका है। उसका हाई था 2400 समथिंग का। सो वो टारगेट भी अचीव हुआ था, लेकिन उसको मैं फिर लेके आ रहा हूँ HEG पे। मेरा टारगेट रहेगा इस बार 2200 के आसपास लीजिए और मेरा टारगेट रहेगा इस बार 3200 का। एक साल में नेक्स्ट अप्रैल तक मुझे लगता है 3200 HEG में हो जाएगा। रियल एस्टेट में DLF प्रॉपर्टीज़ लीजिए, बहुत ही अच्छा है, 283 में लीजिए और मुझे लगता है ये कम से कम 350-400 तक जाना चाहिए। DLF बहुत ही अच्छा है, 400 विल बी द गुड मूव फॉर DLF ऑल्सो। गोदरेज प्रॉपर्टी हो गया, HEG हो गया, DLF हो गया और मैं एक छोटा स्टॉक आपको बता दूं NBCC। NBCC विल परफॉर्म, नो डाउट ऑफ इट। NBCC अब लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये 4 स्टॉक रहेंगे हमारे रियल एस्टेट सेगमेंट के लिए, जो मुझे लगता है ये 4 स्टॉक काफ़ी परफॉर्म कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे बढ़े रहेंगे। IT रियल एस्टेट दोनों सेगमेंट अपकमिंग मार्केट के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि आपको इस मार्केट पे आकर आपको पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड बनाना है। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो नहीं होंगे तो आप अच्छे मुनाफे नहीं बना पाओगे। तो मैंने अब 6 स्टॉक बता चुका हूँ, 2 थीम पे, एक रियल एस्टेट हो गया, एक IT हो गया। दूसरा मैं आता हूँ कोविड प्रूफ और रिसेशन प्रूफ स्टॉक्स, हमेशा बताते रहता हूँ, लास्ट टाइम भी बताया था, इस बार दे रहा हूँ CSE, कैलकाटा इलेक्ट्रिक सप्लाई। या यू गॉट इट। तो इसको हमको लेना है और ये कोविड रिसेशन प्रूफ है, पावर सेगमेंट पे है, मुझे लगता है ये भी अच्छा खासा रन कर सकता है। ये कोविड प्रूफ है। ITC मैं अभी आप लोग को नहीं लाना चाहता हूँ
ठीक है? मुझे नहीं लगता है अभी भी कुछ ऐसा मूव नहीं लग रहा है मुझे आईटीसी में। इंस्टेड ऑफ आईटीसी यू कैन गो फॉर एचयूएल एंड मैरिको, जो बहुत ही अच्छा लगता है। ये दोनों स्टॉक्स भी काफ़ी परफॉर्मिंग है और अब देखोगे लास्ट वीक को मैरिको में अच्छा मूव आया है। और साथ ही साथ मुझे एक स्टॉक्स और भी अच्छा लगता है जो अभी फ़िलहाल मार्केट में बहुत ही अच्छा मूव किया है, दैट इज़ वेंकीज़। वेंकीज़ का मूव भी आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बने रह सकते हो। कोई रिकमेंडेशन नहीं है। कोविड रेजिस्टेंस प्रूफ के लिए मैंने लास्ट ईयर को भी दिया था 300 के भाव पे सीएससी को, और उसको अभी शायद 757 के आसपास चल रहा है, तो ये आपको लेना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है ये 1000 तक जाने की उम्मीद है। अब आते हैं हम लोग अपनी फेवरेट और वन एंड ओनली सेगमेंट पे, दैट इज़ बैंकिंग, जो हमेशा मेरे को काफ़ी एक्साइट करता है और काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि हर चीज़ के लिए बैंक को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे वो आपका नया बिज़नेस कुछ हो, चाहे टूरिज़्म बिज़नेस हो, कुछ भी, कहीं भी आप कुछ भी बिज़नेस करोगे तो आपको ये चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मेरे को 3-4 बैंक जो मेरे को बहुत ही अच्छे लगते हैं, आपको पहले भी रिकमेंडेशन कर चुका हूँ। पीएसयूज़ में 2-3 बैंक बहुत ही अच्छे हैं। फेडरल बैंक ले सकते हो आप, बैंक ऑफ बैंक ऑफ इंडिया तो हो चुका है, छोड़ो, फेडरल बैंक ले लो आप, एसबीआई ले लो, और पीएनबी। पीएनबी मेरी खास तौर से फोकस रहेगी 64 एंड 80 के लिए। ये दो टारगेट पीएनबी में ज़रूर आएगा, ज़रूर आएगा। आई एम सेइंग यू। येस बैंक अच्छा है, इस भाव पे लेना चाहिए, क्योंकि येस बैंक पे भी काफ़ी मूवमेंट हो रहा है। मैं तो सोचता हूँ येस बैंक लेके अभी मैं होल्ड करूँगा। अगले 2 साल या 3 साल तक मैं इसको रखूँगा, और इसकी नतीजे 3 साल बाद ही दिखेगा। ठीक है ना? तो येस बैंक पीएसयू से बाहर है, ठीक है, लेकिन अच्छा है। एनीवेज़ आप लोग पीएसयू में 2-3 बैंक मैं जैसे बोल दिया हूँ, एसबीआई और पीएनबी में फोकस करो। दोनों बैंक 2000 नवंबर तक 2021 के नवंबर तक अच्छा खासा आपको बेनिफिट दे सकता है। इसके बाद आता हूँ मैं प्राइवेट बैंक्स पे। बंधन बैंक लीजिए 320 और 330 में, 320 में भाव पे, और आपका टारगेट होगा 400 एंड 450, इनफैक्ट 500 बाई नवंबर। 500, यस, सही सुन रहे हो, बिल्कुल सही सुन रहे हो, 500 तक जा सकते हैं। यस, बंधन बैंक बहुत ही तगड़ा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इनकी जो पुरानी प्रॉब्लम्स थी ये सारे सॉर्ट आउट हो चुके हैं, और इनकी जो कलेक्शंस हैं वो काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, नंबर्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। बड़ा बैंक अभी फ़िलहाल इनका कोई बड़ा बिज़नेस अकाउंट्स नहीं है, लेकिन मुझे लगता है इस बार इनके पास आने वाला है। ये देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट पे क्या डिक्लेयर करता है, इसमें भी थोड़ा हम लोग को उम्मीद रहेगा। लेकिन बंधन बैंक कुड बी अनदर मूव इन द बैंकिंग सेक्टर। माई टारगेट इज़ 500 टिल नवंबर, और शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट होगा 340 एंड 400। आप खुद ही देख लो। ये था बंधन बैंक के लिए। आगे जो बैंक हमारी स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल बैंक है, जैसे मैंने कहा था लास्ट वीक में भी, 600 तक आप आईसीआईसी बैंक को लो, आराम से 610-11 तक आया था, और वहाँ से रिवर्स किया तो 650 और 700 का टारगेट है। तो ये दोनों 700 650 तो इसी महीने आपको मैं दिखा दूंगा, 650 कन्फर्म है। 700 तक भी जा सकता है, 700 तक भी जा सकता है, लेकिन मेरा टारगेट होगा नवंबर तक 700 750। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लो इसमें कितना आपका रिटर्न ऑफ जनरेट हो सकता है। ये हर जो स्टॉक बता रहा हूँ, जो लोग कैश में लेते हो उनको हमेशा अपना रिटर्न जनरेट कर लेना चाहिए, जो कितना परसेंटेज बन रहा है, और मैं कितना प्रॉफिट में मेरा पेट भर सकता है, और मैं कितना तक आगे जा सकता हूँ। क्योंकि हमेशा चर्निंग और रोटेटिंग पे ही आपका पैसा बनेगा। लॉन्ग टर्म के लिए सोचोगे तो पैसा नहीं बनेगा, मैं अभी भी इसी बता रहा हूँ। एक और स्टॉक है जो मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है, ये गर्मी में काफ़ी अच्छा गर्मी किया है, बहुत सारा कोई क्या है, मतलब बहुत कोई एसी वगैरह लिए हैं। सो आईएफबी इंडस्ट्रीज़ पे फोकस रखिए। पिछले महीने का हम लोग का टारगेट था 1200, हज़ार के लेने बोला था, 1200 जो है अचीव हुए हैं। इस बार 1150 अभी चल रहा है शायद, और अगली टारगेट होगा 1300 1350, क्योंकि जून क्वार्टर का रिजल्ट निकलने वाला है। ओके, सो आईएफबी इंडस्ट्रीज अनदर विल बी अ गुड पॉइंट कमिंग टू द बैंकिंग सेगमेंट ओनली। बंधन बैंक हो गए हम लोग के, पंजाब नेशनल बैंक हो गई, ये एसबीआई हो गए, और आईसीआईसी बैंक हो गए। ये 4 बैंक हमारे तरफ से बहुत ही तगड़ा मूव करेगा इस महीने, और साथ ही साथ नवंबर 2018 तक, 2018 तक जो जो बैंक्स और जो जो हम लोग के स्टॉक के टारगेट अचीव हो रहे हैं, हम लोग उस पर रीड करेंगे, थोड़ा सा टाइम लेंगे, हम लोग वापस फिर आएंगे। जैसे मैंने बहुत दिन पहले एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी पे एक कॉल दिया था, और वो काफ़ी अच्छा मूव किया। अभी एक एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी पे मैं फिर स्टडी कर रहा हूँ। आने वाले हफ्ते में इसका रिजल्ट्स मैं ज़रूर बताऊंगा, या स्टडी रिजल्ट्स जो भी आएंगे इसका ज़रूर बताऊंगा। अगर लेना होगा तो ज़रूर लूँगा। एंड्योरेंस टेक्नोलॉजी पे भी फोकस आपको रखना चाहिए। आईटी सेगमेंट का एक और बढ़िया स्टॉक बता रहा हूँ आपको।
नेक्स्ट जो स्टॉक होगा, नेक्स्ट जो सेगमेंट होगा, आईटी हो गए, रियल एस्टेट हो गए, बैंकिंग हो गए, रिसेशन प्रूफ स्टॉक हो गए। अब मैं जो स्टॉक्स पे आने वाला हूँ ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ स्टॉक्स हैं, थोड़ा अलग किस्म का है। मेरे हिसाब से ये होगा केमिकल्स। मैं एसआरएफ वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, मैं छोटा केमिकल्स पे जा रहा हूँ। सुदर्शन केमिकल इस वीक के लिए मेरा टारगेट रहेगा 750 और 700। ये हाँ, 750 एंड 700 देख लीजिए। 750 तो मेरे को बहुत ही अच्छा लग रहा है केमिकल्स में, सुदर्शन केमिकल्स। और केमिकल्स में और एक मेरे को जो स्टॉक अच्छा लग रहा है 250 तक जाने का हिम्मत रख सकता है, वो है कैमलिन साइंस। कैमलिन साइंस अभी 200 पे चल रहा है। ये मेरे अपनी क्लाइंट को लास्ट ईयर को 2019 या 2019 दिसंबर को मैंने दिलवाया था अराउंड 55-50 इसी रेंज पे। और 2020 में यही स्टॉक मैंने दिलाया था 30 के रेंज पे। सारे अपने क्लाइंट्स को 200 का टारगेट वो अचीव हो चुके हैं। अब 250 का मेरा टारगेट है। इसमें मैं हमेशा एग्रेसिव रहता हूँ और मुझे को अच्छा भी लगता है। ये देख सकते हो आप, ये भी स्टॉक आपके लिए बहुत ही बढ़िया होगा। सो दिस इज अनदर केमिकल सेगमेंट्स। एंड केमिकल सेगमेंट्स में आपको पता ही है लास्ट वीक को हम लोग दोनों स्टॉक्स केमिकल सेगमेंट में काम किए हैं। एक है दीपक नाइट्रेट और एक है नूमिन फ्लोरिन, जो बहुत ही तगड़ा काम किया, बहुत ही अच्छा किया। और इस बार के लिए मैं लाया हूँ दो स्टॉक, फिर से बता रहा हूँ, सुदर्शन केमिकल एंड कैमलिन साइंस। दोनों कैश के स्टॉक्स हैं, आपको नज़र रखना है। इनकी स्ट्रॉन्ग बुक आ रही है, इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन भी ठीक ठाक है। सो मुझे लगता है ये कोविड सिनेरियो पे ये दोनों स्टॉक बहुत ही अच्छा चलेंगे, बहुत ही अच्छा चलेंगे। अब आता हूँ मैं अपना फार्मा इंडस्ट्री पे क्या क्या लेना चाहिए। लास्ट वीक को मैंने सिप्ला कहा था अराउंड 934 एंड 1000 का टारगेट दिया था, वो अचीव हो गया। अभी भी मैं बता रहा हूँ सिप्ला को आपको रखना है नवंबर तक अराउंड 1300 के लिए, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। इनका जो अगर बास्केट किसी को बनाना है फार्मा में, तो मेरे को लगता है सिप्ला, ल्यूपिन और सन फार्मा, ये तीन स्टॉक्स है। सन फार्मा के लिए मेरे को 750 एंड 800 विल बी द बेस्ट मूव। सन फार्मा जो मुझे बहुत ही पसंद है। ल्यूपिन के लिए मेरा 1200 का आसपास के टारगेट मैं देख रहा हूँ। और सिप्ला जो 1300 का टारगेट में मैं बिलीव करता हूँ। सो दिस आर द थ्री स्टॉक्स इन फार्मा ऑल्सो विच कैन मूव अ वेरी गुड मूवमेंट। सो फार्मा के लिए ये बास्केट आप लोग के लिए सही होगा। ठीक है, तो रियल एस्टेट हो गया, फार्मा हो गया, आईटी हो गया, बैंकिंग हो गया, कोविड डिसीजन ग्रुप हो गया, रियल एस्टेट हो गया। ये सारे मैंने थीम्स दे दिए आपको, इतनी सारे स्टॉक्स मैंने आपको एक साथ दे दिए। अब ये सारे स्टॉक्स को आपको अपने हिसाब से, पोर्टफोलियो के हिसाब से, अपने मनी के हिसाब से आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करो, या तो आप अपने पास रखो, पहले अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो जो आपको स्टॉक दूँ इस थीम में, क्योंकि अभी इन्वेस्ट करने का बहुत ही अच्छा मोमेंट है। कल आएगी हमारी जो लेवल्स होंगे, शायद उनके साथ मैच भी कर लो। अगर वो नहीं बताते तो हमारे पास आओ, वी विल गोइंग टू डिस्कस एंड वी विल हेल्प यू एट फ्री ऑफ कॉस्ट, नो इश्यूज़। ठीक है, सो दिस आर द स्टॉक्स विच यू कैन बिल्ड अप फॉर योर अपकमिंग 2021 नवंबर पोर्टफोलियो। एंड उसके बाद हम लोग फिर रिव्यू करेंगे और 2022 के लिए हम लोग फिर तैयार होंगे। अब आता हूँ मैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आगे हफ्ता मुझे लगता है थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे। लेकिन कल की डिस्कशन पे आएंगे हम लोग, क्या पैटर्न होगा, कहाँ से क्या इन्वेस्ट करना है और कौन सा लेवल होगा। और ट्रेडर्स के लिए कल स्पेशल दिन होगा, क्योंकि वीकली व्यू आएंगे हम लोग के, और उस पर ऊपर हम लोग फिर से डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो कल वाला सेशन मत भूलिए, कल वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आज का सेशन पे आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट का ये सेकंड पार्ट है, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा जाने वाला है। पिछले वीक बहुत ही अच्छा गया है। इस पिछले वीक का अगर वीडियो आपको नहीं पता है, देखिए सामने आपके स्क्रीनशॉट्स में आ रहे होंगे वीडियो, वहाँ उस हिसाब से आप वीडियो में जाके देख लीजिए। जो लोग नया कमर्स हो, जो नया सब्सक्राइबर्स हो, उनको मैं बोलता हूँ, आप लोग को शायद नहीं पता हो तो देख लो एक बार फिर से, क्या प्रेडिक्शन थी और इस बार कैसे किया, और उस हिसाब से इस बार की प्रेडिक्शंस क्या रह रही है। सो गाइज, ये था टोटल स्टॉक मूवमेंट के ऊपर और शेयर बाज़ार के ऊपर और स्टॉक पोर्टफोलियो के ऊपर एक डिस्कशंस, थोड़ा सा ज्ञान थोड़ा सा आपसे साथ मैं बांटना चाहता हूँ, जो हमेशा मैं बांटता हूँ। मैंने जैसे पुरानी प्रेडिक्शंस में कहा था, 9 जून वाली प्रेडिक्शंस में डेल्टा वायरस कुड बी एन वार्निंग, और लास्ट वीक सैटरडे को भी बोला था आप लोग को नज़र रखना है यूके पे कैसे सर्च होते हैं डेल्टा प्लस वेरिएंट्स। ठीक है, तो वो काफ़ी भयानक हो चुके हैं, 90 कंट्रीज़ में ऑलरेडी फैल चुका है। इनफैक्ट मैं अभी और एक न्यूज़ आपको देना चाहता हूँ, जो बहुत ही बुरा न्यूज़ है, भयानक न्यूज़ हो सकता है। पता नहीं, चाइना कुड बी लूजिंग ग्रिप फ्रॉम द करेंट सिनेरियो। चाइना का जो ग्रिप है वो लूज़ होते जा रहा है। ये देश के लिए या दुनिया के लिए अच्छा खबर हो सकते हैं, बहुत किसी के लिए बुरा खबर भी हो सकता है। लेकिन जो करेंट सिनेरियो है
उनकी 1.5 बिलियन की पॉपुलेशंस पे, तो वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम अब दिखने लगा है, क्योंकि जिनपिंग का जो इकोनॉमी है, जीडीपी है, वो काफ़ी गिरा है 2013 से टिल डेट तक। 2013 में इनकी जीडीपी रेट था 7.5, टिल डेट है 1.20। सो दैट इज़ नॉट डेवलपमेंट, क्योंकि इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है ऑटो सेगमेंट पे, इनका खुद का कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, सब कॉपी वाइज करते हैं। सो चाइना कुड बी ना प्रॉब्लम। ऑटो में मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ, ऑटो सेगमेंट पे आता हूँ मैं। ऑटो पे क्यों नहीं दे रहा हूँ, ऑटो सेगमेंट की जब बात चल ही रहा है, ऑटो सेगमेंट का रिजल्ट्स आप देखिए हो, मारुति अच्छा रिजल्ट किया है, टाटा मोटर आने वाला है, भारत फॉर्ज भी रन कर चुका है, तो ऑटो लग रहा है अभी थोड़ा रेस्ट लेगा इसके बाद। लेकिन महीने का जो लास्ट एंड टारगेट होगा ना, वो 360-70 तक टाटा मोटर जा सकता है। बहुत किसी ने मेरे को ये क्वेश्चन किया था, सर टाटा मोटर का क्या टारगेट लग रहा है, तो टाटा मोटर का मेरे को 360-70 तक टारगेट लग रहा है, ठीक है ना। तो इसीलिए ऑटो मैं इस हफ्ते नहीं दे रहा हूँ, मे बी नेक्स्ट वीक को आऊँगा मैं ऑटो के साथ। तो ये था दो न्यूज़ जो मैं पहले भी बता रहा था, आपको थोड़ा ध्यान रखना है। दो न्यूज़ पे फिर से बता रहा हूँ, डेल्टा प्लस की जो वेरिएंट्स है कितने सर्च हो रहे हैं, जो 96 कंट्रीज़ में अभी तक फैल चुकी है, और चाइना लूजिंग देयर ग्रुप्स, ये बहुत ही अच्छा बात है। जिनपिंग अगर उतर जाते हैं, जैसे मैंने पुराना वीडियो में ऑलरेडी आया है, predicted by November many of the countries will change their governments already. Iran have been changed, their president have been changed in Iran, Israel में भी चेंज हुआ उसके बाद। सो दो कंट्रीज़ के ऑलरेडी गवर्नमेंट्स चेंज हो चुके हैं, और भी होने वाले हैं बाई नवंबर तक, और भी देशों की गवर्नमेंट्स चेंज होने वाले हैं। देखते रहिए। आपको अगर नहीं पता तो मेरे पुराने वीडियोस में जाके देखिए, जो बहुत ही आपको नॉलेज दे सकता है। इस हिसाब से आप खुद भी रीड कर सकते हो और आगे की खतरा को आप टाल सकते हो। सो गाइज, ये था आज का सेशंस, थोड़ा टाइम ले लिया, सैटरडे वीकेंड है। पता नहीं मुझे कैसा लगेगा आपका मेरा वीडियो। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट्स, लाइक्स जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वायरल कीजिए। रेफरल प्रोग्राम याद है, रेफरल प्रोग्राम नहीं याद है तो मेरे को सैटरडे को कॉल कर सकते हो, संडे को कॉल कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है। सो दिस आर द थिंग्स विच यू नीड टू फोकस एंड और आपका टाइम मैं बर्बाद नहीं करूँगा। सैटरडे वीकेंड है, पार्टी कीजिए, एंजॉय कीजिए, घर पे रहिए। याद है ना, जब तक दवाई नहीं तो कोई ढिलाई नहीं, ठीक है। सो गाइस, आप लोग वैक्सीनेट लीजिए, वैक्सीनेशंस का अच्छा दौर चल रहा है, इंडिया इज डूइंग इट गुड इन द वैक्सीनेशंस। आप प्लीज़ स्टे सेफ, स्टे एट होम। ओके, आज के लिए इतना ही था, कल फिर मिलेंगे और वीकली व्यू के साथ फॉर द ट्रेडर्स। ओके, सी यू देन टुमारो, बाय बाय।